हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को समझ चुके हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, उनको भी समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि वो जो पार्ट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे टेस्टीज के बारे में। आज हम शुरुआत करते हैं लेडिग सेल से। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लेडिग सेल। तो ये जो लेडिग सेल है ये होता क्या है, लेडिग सेल्स क्या होते हैं, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके आसपास कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो उन कनेक्टिव टिश्यूज के ही ये सेल्स होते हैं लेडिग सेल्स। तो ये जो हमारे लेडिग सेल होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल होते हैं और ये क्या होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं। ये एंडोक्राइन होते हैं और ये एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। तो ये एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं और एंड्रोजन का इसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या है, एक मेन हार्मोन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्यों मेन हार्मोन है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही है जो कि मेल की कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। कोई एक मेल जो है वो मेल दिखता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं एक मेल में, उनको दिखाने का, उनको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? हार्मोन। हार्मोन की वजह से ही वो कैरेक्टर्स आते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई एक पर्सन है, कोई एक मेल है, उसको बियर्ड जो है उसकी बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हेयरी है वो पर्सन। तो ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है। तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने का काम करते हैं लेडिग सेल्स। तो ये तो बात हुई लेडिग सेल की। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम लोग बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक पाउच होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे मेल जो होते हैं उनकी दोनों थाइस के बीच में, है ना, दोनों थाइस के बीच में पेल्विक रीजन से ये प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट होता है, दोनों थाइस के बीच में ये प्रेजेंट होता है और पेनिस के पीछे ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटम। ये एक पाउच होता है और ये पाउच क्या होता है, किस लिए होता है? ये पाउच होता है टेस्टीज को रखने के लिए। टेस्टीज इसमें रहती हैं, टेस्टीज इसमें होती हैं। तो बेसिकली ये एक पाउच होता है टेस्टीज के लिए। इसके अंदर एक सेप्टम होता है, एक इंटरनल डिवीजन होता है जो इसको दो सेक में डिवाइड करता है। और ये जो दो सेक होते हैं ये एक डिफरेंट पोर्शन होते हैं जिसमें कि दोनों टेस्टीज रहती हैं, एक सेक एक टेस्टीज के लिए। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि स्क्रोटम बनाने की जरूरत पड़ी भगवान को, यानी कि जब जिसने भी हमें क्रिएट किया है, जिसने भी ह्यूमंस को क्रिएट किया है, क्या जरूरत थी स्क्रोटम बनाने की? तो स्क्रोटम बनाने की जरूरत ये थी कि जो हमारी टेस्टीज होती हैं उनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर जितना है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है और वो मेंटेन बॉडी के अंदर नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्क्रोटम एक अलग से पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टीज होती हैं। तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम रहता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जो टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वो प्रोवाइड करता है हमारा स्क्रोटम। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है हमारी। तो ये तो हमारी बात हो जाती है स्क्रोटम की। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा जर्मिनल एपिथीलियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये जर्मिनल एपिथीलियम। समझते हैं क्या होता है जर्मिनल एपिथीलियम। तो जर्मिनल एपिथीलियम क्या होता है? जर्मिनल एपिथीलियम बेसिकली एपिथीलियम है, ठीक है। जर्मिनल एपिथीलियम बेसिकली एपिथीलियम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एपिथीलियम होता है जर्मिनल एपिथीलियम। अब जर्मिनल एपिथीलियम का स्ट्रक्चर क्या होता है? जर्मिनल एपिथीलियम जो होता है बेसिकली वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से कवर रहता है, यानी बाहर की तरफ जो उसकी कवरिंग होती है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से होती है।
इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे मेल जर्म सेल्स और दूसरे होते हैं हमारे यहाँ पर सपोर्टिंग सेल्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है उसको हम दो सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, या बोल सकते हैं उसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। तो जर्मिनल सेल्स के पास दो, जर्मिनल एपिथेलियम के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स या प्राइमरी मेल जर्म सेल्स, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, और इनको बोला जाता है सर्टोलाई सेल्स, इनको बोला जाता है सर्टोलाई सेल्स। अगर हम बात करें कि अब जर्मिनल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, तो जर्मिनल एपिथेलियम ही वो होता है जहां पर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियम के जो दो सेल्स होते हैं, पहला प्राइमरी मेल जर्म सेल्स और दूसरे सर्टोलाई सेल्स, इनके ही मेल जोल से क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। कैसे बनता है देखो समझते हैं। बनाने का काम तो मेल जर्म सेल का है और सपोर्ट करने का काम सर्टोलाई सेल का है। बनाने का काम प्राइमरी मेल जर्म सेल का है और सपोर्ट करने का काम सर्टोलाई सेल का है। अब जो हमारा प्राइमरी मेल जर्म सेल होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम जाकर समझते हैं। बाकी फिर जो है प्राइमरी मेल जर्म सेल को हम तब और अच्छे से समझ जाएंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझेंगे। तो जो हमारा प्राइमरी मेल जर्म सेल्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी मेल जर्म सेल्स होते हैं, तो ये जो प्राइमरी मेल जर्म सेल्स हैं इनिशियली ये डिवाइड करते हैं, इनिशियली ये डिवाइड करते हैं और ये 7 to 8 लेयर्स बनाते हैं सेल्स की। ये क्या बनाते हैं, 7 to 8 लेयर्स बनाते हैं सेल की, 7 to 8 लेयर्स ये सेल्स की बनाते हैं। और वो जो सेल्स होते हैं वो होते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। तो सबसे पहले 7 to 8 लेयर बना लेते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की, और उसके बाद जो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं ये मियोटिकली डिवाइड कर जाते हैं, यानी इनमें मियोटिकली क्या हो जाता है, मियोटिक डिवीजन हो जाता है, मियोटिकली डिवाइड कर जाते हैं। और फिर इनसे जो हमारा बनता है वो बनता है स्पर्मेटिड्स, इनसे हमारे बनते हैं स्पर्मेटिड्स। और फिर जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो फाइनली मैच्योर हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ ही फिर क्या बनते हैं, हमारे स्पर्म्स, यानी स्पर्मेटोजोआ ही हमारे स्पर्म्स हैं। तो अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी देखना चाहे, अगर हम इसका सिस्टम देखना चाहे तो क्या है, प्राइमरी मेल जर्म सेल सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे 7 to 8 लेयर सेल्स बनेंगे जो कि क्या होंगे, हमारे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स फिर मियोटिकली डिवाइड कर जाएंगे जिनसे बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटिड्स मैच्योर होके बना देंगे हमारी स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरीके से ये बात होती है हमारी प्राइमरी मेल जर्म सेल की। अगर अब हम बात करें सर्टोलाई सेल के बारे में, यानी कि जो हमारे सपोर्टिंग सेल है उनके बारे में, तो सपोर्टिंग सेल कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। जो हमारे सर्टोलाई सेल्स हैं, मैं इनको सर्टोलाई ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारे सर्टोलाई सेल्स हैं, सर्टोलाई सेल्स जो हैं वो सपोर्टिंग सेल है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ये बहुत अलोंगेटेड होते हैं, पिरामिडल होते हैं, अलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। एक तरफ से तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं और दूसरी साइड जो होती है इनकी फ्री होती है, और वो जो दूसरी साइड होती है ये उसको प्रोवाइड करते हैं द अटैचमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटिड्स। तो इस तरीके से अगर हम एक बार डायग्राम देखना चाहें तो वहां पे हम सर्टोलाई सेल को लोकेट कर सकते हैं। सर्टोलाई सेल जैसे मैंने आपको बताया कि एलोंगेटेड होते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि जर्मिनल एपिथेलियम की है ना, तो ये हो गई हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स मिल जाएंगे जो कि किसके होंगे, हमारे जो कि हमारे जर्मिनल एपिथेलियम के ही डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, यानी कि स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होंगे। ये आपको मिल जाएंगे जो कि प्राइमरी सेकेंडरी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ सेल्स इसमें से प्राइमरी होंगे, फिर वो डिवाइड करके आपके सेकेंडरी जर्म सेल्स बन जाएंगे, फिर स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा,
मतलब डिवीजन होगा और इस तरीके से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म्स बन जाएंगे। तो वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं स्पर्म मेल जर्म सेल से। पर फिलहाल के लिए आप डायग्राम देख लीजिए ताकि आप लोकेट कर सकें सर्टोलाई सेल को। तो हम वो बात करें, ये जर्म सेल्स हैं, ये क्या है, हमारे जर्म सेल्स हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं ये। और ये जो है, अब हम सर्टोलाई सेल इसमें लोकेट करेंगे कि सर्टोलाई सेल आखिर यहाँ पे कहाँ है। ठीक है, सर्टोलाई सेल हम अब यहाँ पे लोकेट करेंगे। तो ये जो आप बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ तक, ये क्या है सारा, ये है सर्टोलाई सेल का। तो ये है हमारा सर्टोलाई सेल, ये हमारा हो जाता है सर्टोलाई सेल। अब ये जो सर्टोलाई सेल आप देख पा रहे हैं अलोंगेटेड हैं, ये एक साइड से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच हैं और दूसरी साइड इनकी फ्री है। और यहाँ पर दूसरी साइड में क्या अटैच होते हैं, इनके स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ ऐसे करके अटैच होते हैं। तो ये एक अटैचमेंट साइट हमें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ को। तो एक साइड से ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं, दूसरी साइड से क्या रहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो होता है अटैच रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सर्टोलाई सेल होते हैं और ये आसपास क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी जर्म सेल, सेकेंडरी जर्म सेल, इस तरीके से हमारे प्राइमरी सेकेंडरी तरीके से जर्म सेल्स होते हैं। फिर यहाँ से डिवीजन हो के हमारे स्पर्मेटिड्स बनते हैं जो कि यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और फिर लिबरेट भी हो जाते हैं। तो ये हमारी बात चल रही थी सर्टोलाई सेल की। अब सर्टोलाई सेल की और क्या फंक्शन है, अपार्ट फ्रॉम गिविंग एन अटैचमेंट साइट टू स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटिड्स, इसके अलावा इसके क्या फंक्शन है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ये जो सेल्स होते हैं हमारे जर्म सेल्स, इनको नरिश करते हैं, इनको डेवलप होने में, इनको डिफरेंशिएट होने में हेल्प करते हैं। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसी वजह से जो हमारे सर्टोलाई सेल होते हैं उनको नर्स सेल भी बोला जाता है। तो सर्टोलाई सेल को नर्स सेल भी बोला जाता है क्योंकि एक तरीके से इनको नर्स करते हैं, नरिश करते हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स को, यानी जर्म सेल्स को नरिश करने का काम करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने में, डेवलप करने में हेल्प करते हैं सर्टोलाई सेल्स। ठीक है, ये जो सर्टोलाई सेल्स होते हैं ये एफएसएच के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। किसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हमारा एफएसएच होता है इसके इन्फ्लुएंस में ये काम करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, नर्स करने का काम करते हैं। अब इनके पास एक और चीज होती है, सर्टोलाई सेल एक और चीज सिक्रीट करते हैं जो कि होती है एबीपी। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या काम करते हैं ये, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सिक्रीट करते हैं। दिस इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी ये सिक्रीट करते हैं। क्यों सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब ये सिक्रीट करते हैं तो इसकी वजह से यहां पर सर्टोलाई सेल में टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के आ जाने की वजह से सर्टोलाई सेल में टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है और टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो एफएसएच होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है। तो एक तरीके से ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, यानी कि एफएसएच अगर बढ़ता ही चला जाएगा तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, उतना हमें जरूरत नहीं है एफएसएच की। तो एफएसएच का एक तरीके से ये रेगुलेटिंग सिस्टम है। तो रेगुलेटिंग सिस्टम क्या है कि एबीपी सिक्रीट करता है सर्टोलाई सेल, जिसकी वजह से यहां पर टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है जो कि एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं। तो क्या क्या बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन और हमारा इनहिबिन, इसकी वजह से एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इससे एक तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये हो जाता है। तो ये हमारी बात होती है सर्टोलाई सेल की, नर्स सेल की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप चाहे तो वीडियो को बैक करके जाके देखें और फिर इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको आप नोट कर लें कि सर्टोलाई सेल के क्या मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारी सर्टोलाई सेल की। अब आगे भी और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें समझना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कुछ डक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। जिन डक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था उनके जरा फंक्शन समझ लेते हैं कि उनका काम क्या है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं जो चीज़ें समझाने चाह रही हूँ कहीं ना कहीं उसमें लोकेशंस भी आएंगी, यानी कि जो डक्ट में समझाऊंगी उसमें मुझे समझाना पड़ेगा रेफरेंस के ये यहाँ से गुजरता है, ऐसे ऐसे होता है। तो वो चीज़ आपको अच्छे से सब तब समझ में आएगी जब आप डायग्राम को सामने रख के उसको समझें। तो इस क्लास के बाद आप ज़रूर उस डायग्राम के साथ इन चीज़ों को रिवाइज करें, या फिर अभी भी अगर आप कर सकते हैं तो आप डायग्राम खोलें, वो अपनी बुक में या जहाँ पे भी आपने उसको ड्रॉ किया हुआ है उसको खोलें और उसके अकॉर्डिंग लोकेट करके समझें, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम एक डक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा वासा एफरेंटिया। जो हमारा वासा एफरेंटिया उसके बारे में बात करते हैं। वासा एफरेंटिया आखिर होता क्या है? तो जो वासा एफरेंटिया होता है बेसिकली वो 10 से 20 नैरो ट्यूब्स होती हैं, यानी 10 to 20 नैरो ट्यूब्स होती हैं जो कि कनेक्ट करने का काम करती हैं रेटिटेस्टिको एपिडिडियमिस से। तो ये क्या करने का काम करती हैं? ये रेटिटेस्टिको एपिडिडियमिस से कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो जैसे हमने पिछली बार डायग्राम में देखा था कि ये हमारा रेटिटेस्टी है, हमने डायग्राम में देखा था कि ये हमारा रेटिटेस्टी है। सो दिस इज आवर रेटिटेस्टी। और रेटिटेस्टी से फिर हमने देखा था कि इस तरीके से कुछ ट्यूब्स जा रही थी, है ना, इस तरीके से कुछ ट्यूब्स जा रही थी जो कि कनेक्ट हो रही थी फिर एपिडिडियमिस से, है ना, जो कि फिर कनेक्ट हो रही थी हमारी एपिडिडियमिस से। तो जैसे कि ये हमारी एपिडिडियमिस है, ठीक है, तो यहां से कनेक्ट हो रही थी। तो ये वाली जो ट्यूब है, जैसे कि ये रेटिटेस्टी है और ये एपिडिडियमिस है, तो रेटिटेस्टी और एपिडिडियमिस को कनेक्ट करने का काम ये लंबी ट्यूब्स कर रही थी, है ना, ये ट्यूब्स कर रही थी। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये है हमारी वासा एफरेंटिया। ये क्या है? हमारी वासा एफरेंटिया। तो ये बात आपको ध्यान रखने, इनका काम होता है सिर्फ रेटिटेस्टी और एपिडिडियमिस को क्या कनेक्ट करने का ये काम करती। तो ये हमारी बात चल रही थी वासा एफरेंटिया की, ठीक है। तो अब ऐसे ही और भी बहुत सारे डक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है आगे। तो अब अगला जो है वो है हमारा एपिडिडियमिस ही। एपिडिडियमिस को समझते हैं कि एपिडिडियमिस क्या है। तो एपिडिडियमिस क्या है? तो एपिडिडियमिस क्या है? एपिडिडियमिस एक डक्ट है, एक ट्यूब है जो कि नैरो है, थिन है, लॉन्ग है और हाईली कॉइल्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक थिन, नैरो, हाईली कॉइल्ड एंड लार्ज ट्यूब। तो थिन है, नैरो है, हाईली कॉइल्ड है और लार्ज ट्यूब है हमारी एपिडिडियमिस, ठीक है। क्या है? थिन है, नैरो है, हाईली कॉइल्ड है और लार्ज ट्यूब है। और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसकी लेंथ होती है 6 मीटर तक। तो इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर तक हो सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 6 मीटर कितना ज्यादा लंबा होता है, पर क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है तो इसलिए जो एपिडिडियमिस होते हैं वो पेयर होता है उनका, ठीक है, जो कि ईच टेस्टिस से आता है, ठीक है। तो एपिडिडियमिस जो होते हैं वो कैसे बनता है? वो जो हमारे वास एफरेंटिया होता है इसके यूनियन से ही तो बनता है, ठीक है। तो वासा एफरेंटिया का जो यूनियन है उससे ही फिर हमारा आगे कंटिन्यू होता है एपिडिडियमिस, ठीक है। तो अब एपिडिडियमिस के बारे में और बात करें तो एपिडिडियमिस को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किए थे डक्ट्स और एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें कि हमने इस तरीके से देखा था। ये क्या था? हमारा एपिडिडियमिस था। तो हमने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया था। उस दिन भी हमने ऊपर वाला जो हेड था, ठीक है, वो था हमारा कैपिट, कैपिट और हेड एपिडिडियमिस। उसके बाद ये जो था हमारा, ये था हमारा कॉर्पस एपिडिडियमिस। और जो हमारा लास्ट का पोर्शन था ये था हमारा कॉडा या कॉडल एपिडिडियमिस। तो क्या था हमारा? कॉडा एपिडिडियमिस। तो कैपिट और हेड एपिडिडियमिस, कॉर्पस एपिडिडियमिस और कॉडा एपिडिडियमिस। तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट्स थे, ठीक है। यहां पर अब ये क्या काम करता है? एपिडिडियमिस क्या होता है? तो एपिडिडियमिस मेनली क्या होता है? स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है जब तक कि इजैक्यूलेशन ना हो।
इजैक्यूलेशन जब तक नहीं होता है तब तक एपिडिडेमिस क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। और दूसरी चीज ये है, जैसे ही इजैक्यूलेशन का टाइम आता है तो बेसिकली इसमें मूवमेंट होता है, क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो स्पर्म होते हैं वो आगे की तरफ पुश हो पाते हैं। स्पर्म आगे की तरफ पुश होते हैं, फिर वो फाइनली इजैक्यूलेट हो जाते हैं। अगर जो स्पर्म है वो कुछ समय तक इजैक्यूलेट ना हो, इसके अंदर ही रहे, तो फिर यहाँ पर ही वो जो स्पर्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसका ये काम होता है। तो ये तो हमारी बात हुई एपिडिडेमिस की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, नेक्स्ट डक्ट पर, जो कि है हमारा वास डेफरेंस। तो जो वास डेफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट भी उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट। अगर हम बात करें वास डेफरेंस की, तो अगर आपने डायग्राम देखा होगा जो हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वहां पे हमने देखा था कि जैसे ये हमारे क्या है, एपिडिडेमिस है ना, जो हाईली कॉइल्ड है, ये हमारा एपिडिडेमिस है। तो एपिडिडेमिस का जो टर्मिनल पोर्शन होता है वहां से अराइज होता है हमारा वास डेफरेंस। तो वहां से हमारा वास डेफरेंस जो है वो हमारा अराइज होता है। तो इस तरीके से होता है। अब क्या होता है आगे जाके, जो हमारा वास डेफरेंस होता है वो स्क्रोटम से बाहर आ जाता है। क्या होता है, वास डेफरेंस हमारा स्क्रोटम से बाहर आ जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ताकि हम आगे की चीज को जो है वो समझ पाए। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये हमारा एपिडिडेमिस था, तो ये जो वास डेफरेंस होता है ये स्क्रोटम से बाहर आ जाता है और ये एब्डोमिनल में एंटर करता है, एब्डोमेन में एंटर करता है, और फिर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको ये लूप कर लेता है। तो अगर ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिनरी ब्लैडर को ये लूप कर लेता है। फाइनली जो इसका डिस्टल पोर्शन होता है वो नैरो हो जाता है एक पॉइंट पे आके। ये हम बात करें वास डेफरेंस की, तो ये जो इसका जो डिस्टल पोर्शन होता है, डिस्टल हम कह सकते साइड होती है, वो क्या होती है, नैरो हो जाती है, और फिर वो ज्वाइन करती है वहां पर सेमाइनल वेसाइकल जो होता है उसको, सेमाइनल वेसाइकल जो ग्लैंड है उसको ज्वाइन करती है। तो ये बात हुई वास डेफरेंस की। वास डेफरेंस करता क्या है, वास डेफरेंस का क्या फंक्शन है, तो वास डेफरेंस स्पर्म को कंडक्ट कराने का काम करता है, और पैसेज के दौरान जब स्पर्म गुजर रहा होता है इन सब पैसेज से, तब उसको नरिश करने का काम करता है। तो ये हमारी बात होती है वास डेफरेंस की। उसी तरीके से वासा एफरेंटिया जो हमने पढ़ा था, तो उसका काम क्या होता है, क्योंकि वासा एफरेंटिया जो होते हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और उनके पास एंडोसाइटिक सेल्स भी होते हैं। तो ये जो सीलिया होते हैं, सीलिया क्या करते हैं, स्पर्म्स को आगे पहुंचाने का काम करते हैं, उसके पैसेज को एक तरीके से क्लियर करते हैं ताकि वो आगे जा सके। और जो एंडोसाइटिक सेल्स होते हैं वो जो डेब्रिस होता है, जो कचरा होता है स्पर्म के आसपास, उसको रिमूव करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये जो मैंने अभी आपको फंक्शन बताया ये है वासा एफरेंटिया के। पर वास डेफरेंस का फंक्शन क्या है, सिर्फ कंडक्ट कराना स्पर्म को। तो वास डेफरेंस का क्या है, कंडक्ट कराना, ठीक है, और नरिश करना। तो इस तरीके से ये हो गए। अब हम पढ़ेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में और हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा के बारे में। अब हम बात करते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में। अगर हम बात करें इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होता है, एक छोटा सा डक्ट होता है जो कि 2 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है, 2 सेंटीमीटर का होता है, और यहीं पे जो होता है इजैक्यूलेट बनता है, इजैक्यूलेट प्रोड्यूस होता है यहीं पर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इजैक्यूलेट में क्या क्या चीजें होती हैं स्पर्म के अलावा। तो इजैक्यूलेट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ये बनता कैसे है, जो हमारा वास डेफरेंस होता है और जो हमारा सेमाइनल वेसाइकल होता है, जब डक्ट्स मिल जाते हैं, जब वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल का जो डक्ट होता है वो आपस में ज्वाइन होते हैं, तो हमारा बन जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो सेमाइनल वेसाइकल और वास डेफरेंस को मिलाकर ये जो क्या बनता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसका डक्ट और वास डेफरेंस हमें मिल जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये बात हो जाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट की। फिर ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है ये एंटर करता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। डायग्राम को देख के आप समझ पाएंगे इसको, तो मैं दोबारा बोल रही हूँ कि डायग्राम को देखकर ही इसको पढ़ें, वीडियो को या देखें, या फिर बाद में इसके देख सकते हैं। तो ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है देन फिर ये एंटर कर जाता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो अगर ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है तो इसमें ये एंटर कर जाता है। फिर यहाँ पर ये बेसिकली क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा से। क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा से to form common duct which is urinogenital duct, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करता है, उसके बाद फिर ये मर्ज हो जाता है किसके साथ में,
प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा के साथ में, और फिर ये बना देते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट बना देते हैं। अब यहां पर ही इजैक्यूलेटरी डक्ट में ही स्पर्म्स के साथ जो सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन होता है वो मिक्सअप होता है। तो सेमाइनल वेसाइकल का जो सिक्रीशन होता है वो स्पर्म के साथ मिक्स होता है हमारा इजैक्यूलेटरी डक्ट में ही। तो इस तरीके से ये तो बात हो जाती है हमारे इजैक्यूलेटरी डक्ट की। फिर हमारा नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा जो होता है वो ओरिजिनेट होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है हमारा यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा हमारा जो होता है वो जो होता है ओरिजिन होता है उसका यूरेथ्रा का यूरिनरी ब्लैडर से। और फिर जो ये ओपन होता है जिसका दूसरा एंड होता है, यानी जहां पे ये एंड होता है, तो ये एंड होता है हमारा जो पेनिस होता है उसके सबसे बाहर वाले पॉइंट से। यानी कि यही यूरेथ्रा ही होता है जो पेनिस की जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू जाता है। ठीक है, मतलब कि उसके थ्रू ये एंड होता है, वहां पर जो उसका टिप होती है पेनिस की, वहां पर ये एंड होता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो यूरेथ्रा जो होता है वो क्या होता है? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है या यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसलिए होता है क्योंकि यूरिन भी रिसीव करता है और सीमेन भी रिसीव करता है। तो यूरेथ्रा की ये बात होती है। तो यूरेथ्रा को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर, जैसे कि अभी हमने बात की थी प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, इस तरीके से इसको भी पोर्शन के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यूरेथ्रा का मेन काम क्या होता है? ये एक तरीके से जो हमारा स्पर्म है, सीमेन है मतलब की, और जो यूरिन है उसको क्या करता है? बॉडी से बाहर ले जाने का काम करता है, क्योंकि इसके थ्रू ही बॉडी से बाहर जाता है, पेनिस के थ्रू। तो ये हमारी बात हो जाती है यूरेथ्रा की। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है हमारा पेनिस। तो पेनिस जो होता है कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है मेल का। ठीक है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है ये मेल का। और ये क्या होता है? स्क्रोटम के सामने होता है, दोनों थाइस के बीच में होता है। स्क्रोटम के सामने होता है, दोनों थाइस के बीच में होता है। और इसका जो टिप होती है वो होती है ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस होती है। ठीक है, और ये कॉपुलेट करने का काम करता है फीमेल के साथ में। और इसकी जो आगे वाली स्किन होती है वो क्या होती है? एक तरीके से मूवमेंट वो शो करती है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है कि यही क्या होता है? स्पर्म्स को ऑर्गन के अंदर, जो फीमेल ऑर्गन होता है उसके अंदर क्या करते हैं? पहुंचाने का काम करता है एक तरीके से। पेनिस के थ्रू ही, जो पेनिस की टिप होती है उसके थ्रू ही क्या होता है? जो सीमेन होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, बॉडी से। तो इस तरीके से ये बात हो जाती है हमारे पेनिस की। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सारे उन मेन ऑर्गन्स की जो हमने पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो सब चीजें हैं ये हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और क्या क्या उनका सिक्रीशन होता है और वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने चीज़ समझी है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।